हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज़ पुनीत गौतम। तो आज आ गए हैं, हम बहुत दिनों बाद आए हैं और एक नई वीडियो को लेकर आए हैं। और चूंकि अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत सा ट्रेंड चला है कि बहुत सारे टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम को ही लेकर हम आए हैं। और टीचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, चाहे वो जेबीटी का कहो, टैट का कहो या किसी और चीज़ में अगर इस चीज़ का इस्तेमाल होगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सीसीई। जी हाँ, वही सीसीई जिसके तहत आजकल की एग्जामिनेशन होती है। जी हाँ, वही सीसीई जिसके तहत ग्रेडिंग सिस्टम दिए जाते हैं। तो अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं भी है ना, तो भी आपको सीसीई महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हो सकते हो, आपके आसपास के बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो स्कूल में पढ़ रहे हों, वो इस सीसीई के अंडर ज़रूर आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सीसीई की बात की जाए ना, तो 1970 में इसकी वो आ गई थी कि 1970 में बात आ गई थी कि सीसीई नाम का एक ड्राफ्ट आएगा और उसके अंडर जो है इवेल्युएशन करवाई जाएगी। अच्छा, पहले फुल फॉर्म क्या है इसकी? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन, है ना। ठीक है, सीसीई की फुल फॉर्म हमें पता लग गई। 1970 में हमें पता लग गया कि इसको सबसे पहले बोला गया था, सीसीई का ड्राफ्ट आया था। फिर 1986 में जो हमारा एनपीई आई थी, एनपीई में ये 1986 में मतलब फुल फ्लैज पूरे इंडिया में बता दिया गया था सीसीई के बारे में कि भैया सीसीई नाम की कोई वैल्यूएशन की स्कीम है, इसके तहत हम लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जी 1986 में ये ऐसा हो गया था। फिर एनसीएफ 2005 आया। एनसीएफ 2005 में भी सीसीई के बारे में बात की गई, बहुत अच्छे से बात की गई। लेकिन अभी तक जो था, अभी तक इसका सिर्फ ना सिर्फ वो मिनी वर्जन ही सीसी का दिख रहा था कि यार सब लोग जो है बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता है अभी फुल फ्लैज चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ एक जगहों पे सिर्फ हो रहा है। तो एक चीज़ आया, अगर आप लोगों ने देखा होगा, 46वें अमेंडमेंट में आरटीई 2009 आई थी। उस आरटीई 2009 में सीसीई को मैंडेटरी कर दिया गया कि भैया सीसीई को तो जो है वो मैंडेटरी ही होगा। इसी तरह से इवैल्यूएशन होगी स्कूलों में, अदरवाइज नहीं होगी। और साथ में अगर मैं बात करूं, तो आई गेस 2017 तक 10th क्लास के लिए सीसी का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद से 10th क्लास के लिए भी इसको एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन अभी बात हम सिर्फ इसके ओरिजिन की कर रहे हैं। तो 2009 में, जी हाँ, आरटीई में सीसी को मैंडेटरी कर दिया गया कि भैया एलिमेंट्री एजुकेशन तक सीसीई के द्वारा ही वैल्यूएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब अगर हम बात करें एक सेकेंड। अच्छा हाँ, अब अगर हम बात करें सीसी के बारे में कि सीसी का मीनिंग क्या है, तो सीसी के मीनिंग की अगर हम बात करें, तो सीसी का अर्थ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको जूम कर देता हूँ, तो अभी जो है अच्छे से दिख रहा होगा कि सीसी का अर्थ होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस माने सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, सतत और समग्र मूल्यांकन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है सीसी का मतलब। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ पा रहे होंगे कि एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों का लगातार, जी हाँ, सतत और समग्र मूल्यांकन किया जाता है। लगातार वो कल चला जाता है। कॉम्प्रीहेंज मतलब ऐसा देखो ना, आपकी अगर आपको मैं नॉर्मल बात बताऊं, एफएज और एसेज आपने सुना होगा। हाँ, वही एफएज और एसे जो है सीसी का पार्ट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, और किस किस तरह से इवैल्यूएशन होता है? इसमें केवल लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, रुचि, प्रतिभा और व्यक्तित्व का भी आंकलन किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। सीसीई का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास से है भैया सीसी का मतलब। ठीक है, किससे? सर्वांगीण विकास से। सीसी की जो परिभाषा है वो हम आगे करते हैं अगली स्लाइड में, लेकिन कुछ ये सीसी के बारे में यहाँ पे आपके सामने स्लाइड पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आपको स्लाइड में? ये देखिए यहाँ पे, ये सी से कॉन्टिन्यूस माने रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। कॉम्प्रीहेंशन माने मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव और साइकोमोटर और
साइको अफेक्टिव, इन सभी चीज़ों से, इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है गुरु। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या रहता है? इवैल्यूएशन में रहता है वैरायटी ऑफ टूल्स, मतलब बहुत सारे टूल से जो है वो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। टूल माने इस देखो इवैल्यूएशन के क्या ही टूल हो सकते हैं। इवैल्यूएशन के टूल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम दैट इज आल्सो न टूल ऑफ इवैल्यूएशन, वी कैन कंसिडर दैट अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन। जिस भी तरीके से हम इवैल्यूएशन कर सके, असेसमेंट कर सके, उनको हम टूल के अंडर लिख सकते हैं। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने बीएड का कोई एग्ज़ाम देना है, डीएलएड के एग्ज़ाम देने हैं, तो भैया सीसीई असेसमेंट का कोई भी टूल मिल रहा है ना, आप इवैल्यूएशन में डाल दो, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। खैर ये हो गया सीसी के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जी। ये इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा आपने, अगर इसकी वीडियोस, अगर आपने इसका कोई एग्ज़ाम देना होगा तो सीसीई वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक गतिविधियों का निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक, जी हाँ, ये सी से कंटिन्यू, इस सी से व्यापकता आती है, उसमें माने समग्रता आती है, और इस ई से इवैल्यूएशन आता है माने मूल्यांकन आता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जरूर लिखिएगा अगर आप कोई सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो तो आगे। अगर स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक दो चीज़ों की बात की गुरु आपने, तो स्कॉलेस्टिक कौन कौन सी चीज़ें होती है, स्कॉलेस्टिक के बारे में पता कर लेते हैं। स्कॉलेस्टिक चीज़ों के बारे में है ना, स्कॉलेस्टिक चीज़ें होती है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज आ गया आपका, है ना, और लैंग्वेज आ गया आपका, फिर आ गई साइंस आ गई आपकी, फिर आ गई जी सोशल साइंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, फिज़िकल एजुकेशन है, और अगर बात करें तो सॉरी यार, और अगर बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट है ना। एक सेकंड यार, अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फिर अगर बात करें म्यूज़िक एंड पेंटिंग है, और फिर अगर बात करें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फिर अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक, मतलब जितने भी ये क्या कहते हैं उनको सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको सबको स्कॉलेस्टिक के अंडर रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लिखो आप, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी रही। को स्कॉलेस्टिक में क्या रखनी है? लाइफ स्किल्स है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ है, एक्टिविटीज़ है, क्लब्स है, जी भैया ये को स्कॉलेस्टिक के अंडर आएगा। लाइफ स्किल कैसे, सोशल स्किल कैसी है बच्चे की, थिंकिंग स्किल कैसी है, इमोशनल स्किल्स कैसी है, उन सब से रिलेटेड जो है स्कूलों में एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। और अगर आप इसके बारे में एलेबरेट करना चाहते हो तो सिंपल सी जो एक्टिविटी आपके दिमाग में आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे कुछ एक सोशल स्किल डेवलप हो सकती है बच्चे की, अगर आपको लग रहा है दिमाग में कि इससे थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आप बच्चों को देख लो कि डेक्लेमेशन के कंपटीशन करवाए जाते हैं, तो देखो इसमें आप डायरेक्ट उसको देखो, हमेशा बीएड और डीएलएड के एग्ज़ाम जब भी किए जाते हैं तो उसको कोरिलेट की जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि डेक्लेमेशन का आप एग्जाम्पल डालोगे, अरे सर डेक्लेमेशन का तो डालूंगा या डालूंगी, जो भी आप वीडियो देख पा रहे हो, लेकिन उसको किसके अंडर डाले? तो लाइफ स्किल में, थिंकिंग स्किल के अंडर उसको डाला जा सकता है, सोशल स्किल में उसको डाला जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि डेक्लेमेशन कोई बच्चा अगर दे रहा है तो वो सोसाइटी पर भी तो प्रभाव डाल रहा है अपने डेक्लेमेशन का, आपने तो सिर्फ कोरिलेट करना है, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भैया ये होगी दो चीज़ें, स्कॉलेस्टिक एज वेल एज को स्कॉलेस्टिक। अब अगर यदि बात की जाए सीसी के ऑब्जेक्टिव्स की, नेक्स्ट पॉइंट की, कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, सीसी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से रहते हैं? पहले तो है भैया विद्यार्थियों का समग्र विकास करना। तो इसको एलेबरेट कैसे किया जाएगा? विद्यार्थियों का समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट माने मतलब समग्र, वैसे व्यापक होता है समग्र का, अगर प्रॉपर आपको वर्ड का मीनिंग बताऊँ तो व्यापकता का मतलब एकदम सटीक किस्म का विकास हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल के ऊपर काम करना है, तो भैया लैंग्वेज स्किल पे ही काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज स्किल की बात हो रही है और हम बच्चे की किसी और स्किल के ऊपर काम करें, नहीं 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 नहीं। लैंग्वेज का मतलब माने लैंग्वेज में ही काम हो रहा है। फिर निरंतर फीडबैक मिल रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा देखो, अगर आप कोई अब आप इसको एलेबरेट करते करते ना सिर्फ बच्चों तक ही सीमित मत रखो, अपने आप को भी उसमें एडिट करो।
जी, शिक्षकों को भी उसमें एडिट करो। कैसे? जैसे निरंतर फीडबैक में आप कैसे ऐड कर सकते हो कि जिस तरह से बच्चों का निरंतर फीडबैक मिलता है, चाहे वो जहाँ मर्जी से मिले, वैसे ही शिक्षक को भी अपना फीडबैक मिलता है। किससे मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, और साथ ही साथ अगर शिक्षक से रिलेटेड कोई भी चीज़ गलत उसे महसूस हो रही है या कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक उनके लिए मिल रहा है, तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में चेंजेस ला सकता है, शिक्षक अपने व्यवहारात्मक चेंजेस ला सकता है। जी हाँ, इस तरह से अगर आप लैंग्वेज को यूज़ करोगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे भैया। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ करते हैं तीसरे पॉइंट की बात कि परीक्षा का डर कम हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे और ऐसे बार बार हो रहे हैं तो भैया परीक्षा का डर तो होगा ही ख़त्म। हर 4 महीने बाद, हर 2 महीने बाद तो पेपर हो जा रहे हैं एफएस के, क्यों? और उसके बाद एसएस के पेपर भी हो रहे हैं। तो जैसे हमारे टाइम में, अगर पुराने टाइम की बात की जाए, हालांकि मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ यार, पर 2014-15 की बात की जाए या फिर उससे पहले की बात की जाए, तो यार हमारे टाइम में तो क्या होता था कि, या फिर अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनके टाइम में क्या होता था, एक 3 महीने बाद पेपर, 6 महीने बाद पेपर होते थे, 9 महीने, हम लोग उसको क्या कहा जाता था, छमाही के पेपर, नौमाही के पेपर और पक्के पेपर, है ना। उसमें डर लगा रहता था कि पक्के पेपर में अगर फेल हुए तो भैया फेल हो जाएंगे। लेकिन सीसीई ने उसी नो डिटेंशन पॉलिसी को आगे किया, जो कि 1986 वाले एजुकेशन कमीशन में जिसकी एक भनक हमें हुई थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी, कि भैया फेल नहीं करने हैं बच्चे। जी बिल्कुल फेल नहीं करने। हालांकि उसमें सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में एडमिशन के लिए ये वाली चीज़ हुई थी, लेकिन आगे सीसीई में 8th तक, आई गेस सबसे पहले 8th तक हुआ था ये चीज़ कि भैया फेल नहीं करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 10th तक भी हो गया। हालांकि अब दोबारा से वो एक ट्रायल पीरियड हुआ था, 9th का ट्रायल पीरियड हुआ था। हालांकि उसमें इतना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं थे। अभी भी 10th में अगर बोर्ड की परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो ऑब्वियस है फेल होते ही है। खैर, इस परीक्षा का डर खत्म करने के लिए, प्रारंभिक जीवन में इस परीक्षा का डर खत्म करने के लिए सीसी को लाया गया। ठीक है जी। अब इसका अंतिम पॉइंट क्या बनता है? कौशल और प्रतिभा की का भी मूल्यांकन होता है। जी हाँ, सिर्फ मूल्यांकन मतलब नंबर से ही नहीं है कि भाई 100 में से जो है आपने 100 नंबर ले लिए, 100 में से आपने जो है 90 नंबर ले लिए। जी हाँ, आजकल के बच्चों के आते हैं, इतने हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, 100 और 90 ही आते हैं। खैर, जो भी इसको बीएड या डीएलएड का प्रशिक्षु देख रहा है, या फिर अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट प्यूपिल टीचर अगर देख रहा है, तो प्यूपिल टीचर को पता है कि भैया हमारे टाइम में इतने नंबर नहीं आया करते थे। लेकिन चलो छोड़ो, अगर मूल्यांकन, सिर्फ मूल्यांकन नंबरों के बेस पे नहीं हो रहा है। जी हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है इधर, मूल्यांकन हो रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मूल्यांकन हो रहा है आपके विचारों को प्रकट करने का भी, मूल्यांकन हो रहा है आपके एक्सप्रेशंस को प्रकट करने का भी, आप मूल्यांकन हो रहा है आप किस तरह से वाक्पटुता, वाक्पटल कितने हो आप, उस चीज़ का भी वैल्यूएशन हो रहा है। जी हाँ, सीसीई में आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो उद्देश्य के 4 पॉइंट लिखो, बतेरे हैं, एलोबरेट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बड़ा मैंने आंसर बना के लाया है। उसके बाद हम लिखेंगे सीसीई की विशेषताएं, 5 पॉइंट डालेंगे। और देखो, सीसीई का क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, जिस मर्जी प्रकार से पढ़े, आप जो है आंसर अपने ही प्रकार से करोगे। आप हर एक आंसर में इसको रिलेट करोगे। बीएड और डीएलएड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भैया आपको चीज़ें जो है रिलेट करनी पड़ती है, यहाँ की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर। हाँ, इतने तो आप तेज हो ही चुके हो कि भैया उसको रिलेट करने में सक्षम हो। तो सीसीई की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूअस रहता है कि कंटिन्यू, आप अब देखो ना, व्यवहार थोड़ी ना ऐसा होगा कि यार एक दिन तेरा कर लेंगे हम कि हाँ भैया, आप बच्चे को जाके बोल रहे हो कि यार एक दिन तेरा टेस्ट है कि तेरा व्यवहार देखेंगे, तेरा बिहेवियर देखेंगे। नहीं 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 नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है तो भैया डे 1 से डे लास्ट तक वो मूल्यांकन होगा ही होगा। फिर व्यापक स्वरूप उसमें मिल रहा है। जी हाँ, व्यापकता आ रही है। व्यापकता और समग्रता का अगर मैं आपको बात नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बात समझाना चाहूँ, तो व्यापकता और समग्रता जो है इससे जोड़ी जा सकती है कि एकदम सटीक मूल्यांकन हो रहा है, एकदम सटीक मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल टीचर की ऐसी तैसी फेर दी और उसके बाद आप पेपर में जाके अच्छे नंबर ले लो और आप तो जी गुड बॉय के उसमें आगे फेथ में आगे। नहीं जी नहीं, व्यापक मूल्यांकन होगा तो शुरू डे 1 से जैसा बिहेवियर होना शुरू हुआ है वैसा ही डे एंड तक बिहेवियर के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा कि भैया इसने चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक, नैदानिक
नैदानिक भी इसकी एक विशेषता है। डायग्नोस्टिक माने कि जैसे वही फीडबैक वाली बात आई। अब देखो कोरिलेट कैसे किया जाएगा, फीडबैक जब मिल रहा है तो वहाँ से समस्याओं का पता लग रहा है। जी हाँ, बच्चे की समस्याएं अलग लग रही है पता, और टीचर शिक्षक की समस्या अलग लग रही है पता। तो शिक्षक और बच्चे की जो समस्या है उनके बारे में कहाँ से पता लग रहा है, इस नैदानिक समस्याओं को हटा जो रहे हैं हम, उसकी जो समस्या का हल निकाल रहे हैं, वो सब चीज़ें किस में लिखी जाएगी, नैदानिक डायग्नोस्टिक वाले पॉइंट में लिखी जाएगी। फिर आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग भी इसी को ही कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। मतलब रेमेडियल टीचिंग होती है मतलब उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं वैसे हिंदी में इसको ना, मतलब किसी भी समस्या का उपचार कर देना, उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। मान लो अगर आपने बच्चे को प्लस का कॉन्सेप्ट समझाया और आपने सिंगल डिजिट प्लस बच्चों को सिखा दिए कि जो 4 + 2 6 होते हैं, और आपने उनको क्वेश्चन दे दिया कि भैया आप करो जरा 10 + 1, है ना, उसमें बच्चा फंस गया। अब उसका उपचार कैसे आप कर रहे हो, एग्जैक्टली दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग। या फिर अगर मैं इसको एक और दूसरी तरह से जोड़ूं तो आप किस तरह से बार बार पुनः पुनः उसी चीज़ को, हाँ वही आ गया ना कि प्लस का कॉन्सेप्ट आप किस किस तरह से उस बच्चे को करवा रहे हो कि वो एकदम हर एक प्रश्न का उत्तर निकाल सके। तो अगर अब लास्ट बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जी हाँ, डीएलएड और बीएड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। भैया किसी भी टॉपिक में अगर कुछ ना मिले तो चाइल्ड सेंटर डाल दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल। देखो बाल केंद्रित अप्रोच होनी चाहिए जिस भी चीज़ की, पढ़ाई के मामले में, शिक्षण प्रक्रिया के मामले में कुछ भी चीज़ हो तो उसकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। बस यही बात खत्म हो जाती है। जो भी चीज़ें हो बस बच्चों के लिए सकारात्मक रूप से हो, बस दैट्स इट। ठीक है। अब अगर आगे बात की जाए विशेषताओं के बाद पॉइंट आता है सीसी के क्षेत्र। जी हाँ, स्कॉलेस्टिक एरियाज और को स्कॉलेस्टिक एरियाज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एरियाज ऑफ इवेल्युएशन है। ठीक है। अगर हम आगे बात की कंपोनेंट कौन कौन से हैं भैया, एक एफेज है, एक एसेज है। ऐसे जो है वो 2 होते हैं, एफेज जो है वो 4 होते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर FA1 होता है। रुको देखो एक सेकेंड, हाँ अब देखो FA1 होता है प्लस FA2 होता है, उसके बाद SA1 होता है, फिर FA3 होता है प्लस FA4 होता है, और उसके बाद SA2 होता है। जी हाँ, ये अलग अलग होता है, इन सब के सिलेबस अलग अलग होते हैं जी। SA2 में ज़रूरी नहीं है कि शुरू से लेकर आएगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, FA3 से लेकर आगे ज़रूर आ सकता है बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन बस वैसा ही है। तो इसीलिए तो इसको फ्लेक्सिबल कहा गया है, इसीलिए तो इसको लचीला कहा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लचीलापन। जी हाँ, लचीलापन इसने इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में लाया, इसीलिए इसको बेस्ट माना गया था इवैल्यूएशन के लिए, और इसीलिए इसको जो है एक बहुत अच्छी प्रणाली के रूप में माना गया। जो निष्कर्षतः भी यही बात आती है, किसी भी क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिए। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 नंबर का, 14 नंबर का, 20 नंबर का अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके अंत में ये वाला पॉइंट जरूर होना चाहिए, निष्कर्ष। जी बिल्कुल। जैसे इसका निष्कर्ष क्या है, सीसी एक आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली है जो विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर देती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, छात्र केंद्रित और तनाव मुक्त बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तनाव मुक्त, छात्र केंद्रित और अधिक प्रभावी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शिक्षण प्रक्रिया जब तक प्रभावी नहीं हुई, शिक्षण प्रक्रिया जब तक छात्र केंद्रित नहीं हुई, शिक्षण प्रक्रिया जब तक तनाव मुक्त नहीं हुई, तब तक उस शिक्षण प्रक्रिया को उचित शिक्षण प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। अगर आप जा करके बच्चों को पिटाई कर रहे हो तब तक वो पढ़ाई में मज़ा ही क्या आएगा। ठीक है। तो इसलिए सीसीई को अगर कहा जाए तो सीसीई जो है मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे अच्छी अभी तक मानी गई है। हाँ, व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं सीसीई को शायद ना अच्छा मानूं, आप व्यक्तिगत तौर पर सीसीई को शायद ना अच्छा माने, लेकिन छात्रों को केंद्र अगर हम माने तो सीसीई अभी तक की बेस्ट मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो ये तो था जी सीसीई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।